अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ मेरा जो तबसरा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज एक्चुअली मार्केट में अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन लास्ट में जाके। और साथ कुछ जो FTX सागा है, ये जो FTX क्राइसिस है, उसके हवाले से मजीद कुछ अपडेट्स हैं। मेरा मानना यह है कि आपको उस हवाले से अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये एक थ्रेड पढ़ रहा था, जेनेसिस ब्लॉक। पिछले दिनों उनकी मैं ट्वीट देख रहा था। FTX के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से एक इन्वेस्टर जेनेसिस है। जेनेसिस ब्लॉक के बारे में ये मैं एक थ्रेड पढ़ रहा था। इस थ्रेड को पढ़ने से जो मैंने लर्न किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जेनेसिस ब्लॉक क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा पिलर है जो क्रिप्टो मार्केट के जितने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सारे एक्सचेंजेस, ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस, उन सबको ये कैपिटल प्रोवाइड करता है। मतलब कैसे ये इनका सिस्टम जेनेसिस का कैसे चलता है और अब जेनेसिस में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूं। जेनेसिस का ये काम कैसे, जेनेसिस ब्लॉक एक्चुअली यूं समझ ले कि एक वेंचर कैपिटल फर्म थी। ये वर्क कैसे करती थी, सारी क्रिप्टो मार्केट की खसूसन जितनी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है उन सारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ। वैसे तो ये सन 2013 से ओटीसी डील्स के हवाले से बहुत पॉपुलर। ओटीसी डील्स क्या होती है? ओवर द काउंटर डील्स होती हैं, जो कि बराह रास्त ये जो डील्स होती हैं क्रिप्टो करेंसीज की, वो जब डील्स होती हैं उनका प्राइस के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि चार्ट के ऊपर, ऑर्डर बुक के ऊपर डील्स चौंके नहीं होती, इस वजह से प्राइस इंपैक्ट नजर नहीं आता। उसके लिए ये पॉपुलर था ऑलरेडी मार्केट में। लेकिन इसका एक ऐसा पहलू है जो शायद मैंने भी आज फर्स्ट टाइम लर्न किया और आप में से बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम। जितने ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस की मिसाल ले लेते हैं, FTX के साथ इसका क्या इंपैक्ट था। जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं FTX की तरह, वो अपने यूजर्स से फंड लेते हैं कि भाई आप अपने क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास स्टेकिंग पे रखें, हम आपको इतने % रिवॉर्ड देंगे। वो सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अपने क्रिप्टो यूजर्स से सारे फंड्स लेके दे देते थे जेनेसिस ब्लॉक को। जेनेसिस ब्लॉक आगे क्रिप्टो फंड्स जो है, जो मतलब क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल जो नए नए लॉन्च होने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, यूं समझ ले दूसरे लफ्जों में वेंचर कैपिटलिस्ट टाइप ये जेनेसिस काम कर रहा था। सिस्टम को थोड़ा समझे। यूजर्स जो थे वो क्रिप्टो करेंसीज, जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या DeFi प्लेटफॉर्म है जो बार्गिंग लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पे अपने क्रिप्टो करेंसीज रखते थे ताकि वहां से यील्ड अर्न करें, ताकि वहां स्टेकिंग पे रिवॉर्ड हासिल करें। वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जेनेसिस को पैसे देते थे, जेनेसिस आगे क्रिप्टो फंडिंग जो प्लेटफॉर्म थे उनको फंड देता था। अब जेनेसिस जो है उनको देता था, उधर से क्या होता था, वो आगे इन्वेस्टमेंट करके क्रिप्टो मार्केट में नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में फंडिंग करते थे। फंडिंग करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करते थे और वहां से रेवेन्यू जनरेट करके वो देते थे जेनेसिस को। जेनेसिस आगे डिवाइड करता था अपने जो लैंडर्स हैं उनको, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे FTX है, जैसे जेमिनी है, इस तरह के जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, वो फिर एक्सचेंजेस जेनेसिस से फंड्स लेके अपने यूजर्स को रिवार्ड देते थे। तो ये एक पूरा एक नेक्सस था। अब ये पिछले दिनों आप टेरा लूना का जब क्रैश हुआ, उसमें भी जेनेसिस ब्लॉक जो थी, मेरा ख्याल है कोई $2 अरब से ज्यादा का इसका मसला था। अब जेनेसिस ब्लॉक ने जनाब फाइल कर दी कि भाई, क्लेम किया कि ये मेरे पैसे वापस करो। जेनेसिस ब्लॉक की जो पेरेंट कंपनी है, ये सेम वही पेरेंट कंपनी के नीचे ये काम कर रहा है जिसके नीचे कोइनडेस्क, जिसने ये FTX के क्रैश के पीछे बहुत अपना रोल अदा किया था। सेम कोइनडेस्क की जो पेरेंट कंपनी है, सेम जेनेसिस ब्लॉक की भी पेरेंट कंपनी वही है। तो जेनेसिस ब्लॉक ने की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लो, आपका ये जो फंडिंग का मसला है 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का, वो उन्होंने कर दिया पूरा। अभी FTX का क्राइसिस हुआ है। इस FTX के क्राइसिस के ऊपर दोबारा इनके बकौल, मैं इनकी एक ट्वीट देख रहा था जेनेसिस ब्लॉक की, इनका कहना यह है कि हम ज्यादा एक्सपोज नहीं है, 175 मिलियन फंड्स हमारे FTX में फंसे हुए थे। अब दोबारा इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को कहा कि उनको हेल्प आउट करें। अब ये मसला यहां पर रुक नहीं रहा। ये जो जो मैं आपको कह रहा था ना पहले में, बैड न्यूज, मेरी नजर में ये, मैं जो थ्रेड भी पढ़ रहा था, इस थ्रेड में ये जो जिस बंदे ने भी ये थ्रेड लिखा, उसने कहा कि अगर जेनेसिस ब्लॉक अपनी अपनी ऑपरेशंस को बंद कर देता है, विड्रॉवल देना बंद कर देता है, तो मार्केट के ऊपर बड़ा बुरा उसका इंपैक्ट होगा। क्योंकि जो FTX का है उसका तो उसके यूजर तक
या मार्केट के और इन्वेस्टर जो जो एफटीएक्स पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते उनके ऊपर इंपैक्ट था। लेकिन जेनेसिस ब्लॉक का ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो मार्केट के प्रोजेक्ट के ऊपर इसका इंपैक्ट जो है वो है। और अगर जेनेसिस ब्लॉक क्राइसिस में जाता है तो आपको मार्केट में एक नया क्रैश और एक नया डंप आपको नजर आ सकता है। इट ऑल डिपेंड कि आगे डेवलपमेंट क्या होती है। अभी कोइन डेस्क ने ही रिपोर्ट किया, जब मैं ये थ्रेड पढ़ रहा था उसके बाद मैंने मार्केट अपडेट्स की तरफ गया तो पता चला जी कि जेनेसिस ब्लॉक ऑलरेडी उन्होंने अपने कस्टमर्स की विड्रॉवल जो है वो बंद कर दी है। वो कह रहे हैं जी टेम्परेरी। अभी मेरा ख्याल है अगर तो जेनेसिस को इनकी पेरेंट कंपनी, जैसे पीछे थ्री एरोस कैपिटल के उस फंड्स की वजह से पेरेंट कंपनी ने इनको सपोर्ट किया, अगर तो पेरेंट कंपनी दोबारा जेनेसिस ब्लॉक को सपोर्ट कर देती है फिर तो क्राइसिस वक्ती तौर पे हमें थमता नजर आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट आपको मजीद क्रैश होती हुई नजर आ सकती है। ये ऐसा होगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा खैर, ये सारे क्राइसिस में दो चार चीजें हैं मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं। जब ये जो जब टेरा का एकदम कोलैप्स हुआ तो उस वक्त भी मार्केट के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को बड़े 30 मार खां समझते हैं, वो सारे भी उनके भी पैसे डूबे। सेम इसी तरह एफटीएक्स के अंदर ये एक फर्म है, सिंगापुर की स्टेट ओन यानी रियासत की अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म है, टेमासेक, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। इन्होंने कहा जी हम तकरीबन $275 मिलियन के हमारे वहां पे फंड्स एफटीएक्स में पड़े हुए थे, हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो लूज हो गई है। लेकिन बताने वाली बात यह है, वो कहते हैं कि हमने तकरीबन तकरीबन 6 माह ड्यू डिलिजेंस की है एफटीएक्स के ऊपर, उनके एम्प्लॉयज के इंटरव्यूज किए हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो जो हम कर सकते थे हमने वो किया। तो हमें भी नहीं पता चला कि ये अचानक कैसे हुआ। तो क्रिप्टो मार्केट हाईली सरप्राइजिंग है। मैं साथ साथ ये देख रहा था कि हम तो सिर्फ एफटीएक्स के इस एक एंगल से हम देख रहे हैं ना, दूसरा एंगल ये है कि एफटीएक्स ने कई जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट थे उनमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। ये मैं एफटीएक्स फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन उनकी फाउंडेशन है, एफटीएक्स फाउंडेशन उनकी, वो किन किन प्रोजेक्ट्स इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो रिसर्चेस वगैरह हो रही थी, जो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, उनको एफटीएक्स फंडिंग कर रहा था। तो एफटीएक्स के कोलैप्स की वजह से अब वो वाले प्रोजेक्ट्स जो इंसानियत के लिए काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे ये सिक्योर बायो को इन्होंने 1.2 मिलियन ऑलरेडी डोनेशन दी थी। उन्होंने क्या करना था, बायो रिस्क एंड रिकवरी फ्रॉम कैटास्ट्रॉफी, मतलब आइंदा अगर कोविड की तरह कोई क्राइसिस आता है इंसानियत के ऊपर तो उस वक्त कैसे हम उससे इंसानियत को बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लियोनल लिवाइन, ये मतलब इस तरह पूरी एक लंबी लिस्ट है वो सारे प्रोजेक्ट्स की जहां जो एफटीएक्स जिनको डोनेट करता था। अब वो वाले प्रोजेक्ट भी सारे बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं देख रहा था एक न्यूज, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि इसका तल्लुक सिर्फ जस्टिन बीबर ने पिछले साल कहा जाता है कि एक एप एनएफटी बाय किया था $1.3 मिलियन पे करके, और अभी उसकी वैल्यू जो है $1 लाख से भी नीचे, 94% उस एप की वैल्यू जो है सेम उसी एप की वैल्यू ड्रॉप हो चुकी है। तो ये जस्टिन बीबर की बात नहीं है, एफटीएक्स को सपोर्ट करने वाले और बहुत सी सेलिब्रिटीज थी, शोबिज से, स्पोर्ट्स से। अब वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं यूएसए के खसूसन, वो बाकायदा उनको अदालतों में लेके जा रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, ये थी आज की जो मैं समझता था कि बैड न्यूज जो मार्केट में आने वाले वक्तों में शायद मार्केट पे अपना बुरा इंपैक्ट छोड़े। अब आते हैं कौन सी मार्केट की पॉजिटिव न्यूज है जो आपको उम्मीद दिला सकती हैं कि आने वाले वक्तों में मार्केट जो है वो रिकवरी कर सकती है। सबसे बड़ी आज की पॉजिटिव और गुड न्यूज मार्केट के लिए, नायब बकुले एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है, बल्कि री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो आइंदा से, कल से बाकायदा हर रोज एक बीटीसी बाय किया करेंगे, यानी बीटीसी की डीसीए किया करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। उसी के नीचे सेम नीचे जस्टिन सन ने भी कहा कि वो इको, हम भी आपकी आवाज में लाते हैं नायब बकुले, आप रोज एक बीटीसी बाय करेंगे, और हम भी, जस्टिन सन ने कहा कि हमारी जो जस्टिन फाउंडेशन या सन फाउंडेशन है वो भी रोज एक बीटीसी बाय करेंगे। तो ये एक तरह का मेरी नजर में एक पॉजिटिव न्यूज है जो आने वाले वक्तों में मार्केट को एक तरह का सहारा दे सकती है कि भाई मार्केट में अभी भी जो बिग वेल्स हैं वो मौजूद हैं जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकती हैं। दूसरी आज की नजर में बड़ी पॉजिटिव न्यूज मैं समझता हूं वो ये भी सीजी ने ट्वीट किया है। सीजी का कहना यह है कि जस्ट साइन 8 इन्वेस्टमेंट डील्स, यानी 8 नए लॉन्च होने वाले क्रिप्टो
प्रोजेक्ट्स को जस्टिन सन ने अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की डील की है। अब उसने कहा ऑल स्मॉल अमाउंट्स बट गुड प्रोजेक्ट्स, कि आने वाले वक्तों में मजीद क्रिप्टो मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स आने का एक तरह का अंदिया है, एक तरह का मैसेज है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और एक आखिरी और पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करने के बाद कुछ क्रिप्टो करेंसीज का एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इथेरियम की लेयर 2 के ऊपर आपको पता बड़ा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन के ऊपर भी एक स्टार्कनेट ने अपना एसटीआर टोकन लॉन्च किया है और जीरो नॉलेज सिंक रेजिस $200 मिलियन। इस बेयर मार्केट के अंदर भी पैसा निकालना मेरी नजर में ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा जी, बीएनबी के हवाले से मेरे से किसी ने पूछा कि सर इसका बताएं क्या करना है। मैं तो बीएनबी की प्राइस की तरफ अगर आप आवरली चार्ट पे नजर डालें तो बीएनबी तो इस वक्त अपने सपोर्ट के पास है। अगर आप बीएनबी बाय करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। अगर इस ये देखें, मैं आपको ये बीएनबी के चार्ट के ऊपर आपको नजर ये देखें, ये कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कई बार मार्केट इस जगह पे आके दोबारा बाउंस हुई है, तो इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। अगर आप बाय करना चाहते हैं यहाँ पे बाय कर लें। अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बीएनबी की प्राइस को नजर आती है वो तकरीबन $243 के करीब है। आप कुछ अमाउंट यहाँ पे बाय कर लें बीएनबी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ आप 243 पे कर लें। और अगली मेजर बीएनबी की प्राइस के ऊपर सपोर्ट मुझे $196 की प्राइस पे नजर आती है। इट ऑल डिपेंड आपने कहां अपने बाय ऑर्डर लगाने हैं। अच्छा जी, मेरे से किसी ने पूछा कि ये बताएं मुकद्दस भाई कि एसएफपी टोकन की प्राइस क्यों ऊपर पंप कर रही है। ऑब्वियसली ये जो सेफ पाल है ये एक क्रिप्टो वॉलेट है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वॉलेट। जहां जैसे ट्रस्ट वॉलेट कई ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, इसी तरह सेफ पाल भी एक क्रिप्टो वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट है। इसमें और ट्रस्ट वॉलेट में फर्क यह है कि ट्रस्ट वॉलेट तो सिर्फ मोबाइल एक ऐप है, जबकि ये जो सेफ पाल है ये मोबाइल पे भी आप अपने कंप्यूटर ब्राउजर पे इसकी एक्सटेंशन भी कर सकते हैं और ये बाकायदा आपको हार्डवेयर वॉलेट भी ऑफर करवाते हैं। आप इनका हार्डवेयर वॉलेट भी बाय कर सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल $50 के करीब है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई थी, तो $50 इनके हार्डवेयर वाले, हाँ ये देखें जी, $50 का इनका हार्डवेयर वॉलेट है जिसमें आप अगर मंगवा ले तो आप ये सारे फंड्स वगैरह सेव कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है? ओब्वियसली अगर आप क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नजर डालें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो पंप करने वाला टोकन है वो TWT ट्रस्ट वाले। मार्केट में एक रुझान है कि लोग अपने पैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में सेव कर रहे हैं, तो उस वजह से एक चूंकि एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया बन गया मार्केट में, इस वजह से इस बयानिए वाले जितने टोकन्स हैं, जो पर्सनल वॉलेट वाले सारे टोकन्स हैं, वो उनकी प्राइसेस पंप हो रही है। तो सेफ पाल का टोकन भी चूंकि पर्सनल वॉलेट की सेंस में, इस वजह से उसका टोकन, वैसे तो जो ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है वो तो सिर्फ गवर्नेंस टोकन है, उसका कोई यूज केस नहीं है। जबकि जो सेफ पाल का टोकन है SFP, इस टोकन की यूटिलिटी है, एक तो ये गवर्नेंस टोकन भी है और मेरा ख्याल है अगर आप ये हार्डवेयर वॉलेट या इस तरह यूज करते हैं तो इसके अंदर भी उन्होंने कोई इसका यूज वगैरह रखा है। चूंकि मैंने कोई ना इन्वेस्टमेंट किया है ना मुझे इसका पता है, इस हवाले से सिर्फ मैंने आपको बताना था कि इसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है। अच्छा जी, मेरे से लास्ट में मेरे से पूछ रहे जी कि एडा की प्राइस के बारे में बताएं। एडा ऑलरेडी, सच्ची बात बताऊं तो एडा ने ये वाली अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक की थी 38 सेंट के ऊपर, मेरा मानना यह है कि एडा की प्राइस ये वाली 30 सेंट की प्राइस को अगर ब्रेक कर देती है, जो कि बिल्कुल उसके पास है इस वक्त, अगर ये 30 सेंट की वैल्यू को ब्रेक कर देती है तो एडा की नेक्स्ट बाइंग आपने अगर करनी है तो अगर करनी है वो 17 सेंट और 18 सेंट का आपने टारगेट रखना है। एडा की प्राइस के साथ जो हुआ, आप में से बहुत से लोग तो मुझे आगे गालियां देते हैं, हालांकि वो भूल जाते हैं कि जिस तरह आप एडा के दुखे हुए हैं, जैसे एडा ने आपकी इन्वेस्टमेंट को डुबोया हुआ है, इसी तरह मैं भी एडा के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं। तो मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं, मुझे बताएं कि मैं किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालूं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।